उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। करंट की अफवाह से भगदड़ फैल गई। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर। करंट की अफवाह फैली, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, भागने लगे। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है मंदिर। आपको बता दें, आज सावन का तीसरा सोमवार है, नागपंचमी का भी दिन है और इसलिए शिव भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह भी है कि ये जो नागचंद्रेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन यानी कि आज के दिन खुलता है 24 घंटे के लिए, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर एकत्रित होती है। शिवम गुप्ता हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है हादसे से जुड़ी, क्योंकि दर्शन के लिए पहले से ही प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती है, एक ही दिन ये मंदिर खुलता है। बिल्कुल, एक ही दिन ये मंदिर खुलता है और आज ही के दिन न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। सुबह 5 बजे से हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और जिस हादसे की आप बात कर रही है, दरअसल करंट की अफवाह के चलते ये भगदड़ जैसे हालात बने हैं। हरसिद्धि चौराहे से लेकर बाबा महाकाल का जो मंदिर है उसकी दूरी तकरीबन 500-700 मीटर है और इसी चौराहे पर एक डीपी लगी हुई है। यहाँ पर अचानक से अफवाह फैलती है कि इस डीपी से करंट फैल रहा है और लोग वहां से भागने लगते हैं। हालांकि वहां पर किसी तरह का कोई करंट नहीं था, मगर ये अफवाह के चलते जिस तरह के भगदड़ जैसे हालात बने, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी उस बैरिकेडिंग को लोगों ने तोड़ दिया और उससे कूदकर दूसरी की तरफ चले गए। इसके चलते 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि गंभीर चोटें किसी को नहीं आई है। जो भी घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। करंट की अफवाह फैली थी, आपको जानकारी दे दें कि करंट नहीं फैला था, बल्कि अफवाह फैलने की वजह से ही भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसी ही खबर बिहार से भी आई है। बिहार के लखीसराय में 8 लोगों की मौत हो गई। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ की वजह से 8 लोगों की जान चली गई। भगदड़ में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए, जिसकी वजह से 8 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। सावन का तीसरा सोमवार, नागपंचमी का दिन और इस दौरान शिव भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में जुटे हुए हैं। लेकिन ये भगदड़ मची कैसे, आखिर मामला क्या है, अब ये भी आपको बता देते हैं। लखीसराय का अशोक धाम मंदिर, हुआ क्या था? बिजली का तार गिरने से अफरा तफरी मच गई थी। बैरिकेडिंग टूटने के बाद भगदड़ मचना शुरू हो गई। कितने लोगों की जान गई है? इस भगदड़ में दबने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कहां हादसा हुआ? लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है और आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। पूरी खबर क्या? जलाभिषेक करने पहुंचे थे श्रद्धालु, सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए थे। सावन के तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ होती है और करंट की बात सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। बैरिकेडिंग टूटने से एक दूसरे पर लोग गिरना शुरू हुए। खासतौर पर महिलाओं की अलग लाइन बनाई हुई थी और मेल की यानी कि पुरुषों की अलग लाइन बनाई हुई थी। पुरुष अलग लाइन में पहुंचे और उसके बाद एक दूसरे पर गिरने लगे और इसी वजह से 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। वहीं बिहार सरकार में मंत्री केदार गुप्ता ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। केदार गुप्ता ने कहा कि इस हादसे की जांच होगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए। मुझे जानकारी मिली है लखीसराय में कुछ हताहत हुआ है। कहीं जहां भी विफलता हुआ होगा हम लोग जांच उसका कराएंगे। हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनको इसकी जांच कराई जाएगी। घटना के पीछे क्या कारण पता? जो भी कारण होगा जांच में आएगा। जांच में जिनकी भी गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। और देखिए, हादसों का सोमवार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीरभूम से भी ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग से हड़कंप मच गया। होटल में आग लगने से 7 लोगों की जान चली गई। यहां भी मौत की खबर है। बीरभूम अग्निकांड में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आग लगने के बाद होटल की बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम होटल पहुंची और होटल में फंसे घायलों का रेस्क्यू शुरू किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रेस्क्यू किया गया है। यहाँ जो लोग फंसे हुए थे, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कैसे ये होटल लाक्षागृह में तब्दील हो गया, बीरभूम का होटल कैसे जला, ये जानने की कोशिश करते हैं। आग कहां लगी? दरअसल विदेशिनी होटल की पहली मंजिल पर आग लगना शुरू हुई। पहले फ्लोर पर आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दरवाजा बंद होने से लोग अंदर फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कितना नुकसान, 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी अब ये भी जान लेते हैं। दरअसल एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ, आग लगी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप लिया। कब आग लगी? सुबह 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब लोग सो रहे होते हैं और इस वजह से कई लोगों को तो पता भी नहीं चला कि आग लगी है। हादसे में फंसे लोगों ने क्या बताया? अचानक पूरे होटल में धुआं भर गया, सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी, बचने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद लोगों को परेशानी हुई बाहर निकलने में भी। बढ़ते आगे, अब बात बिहार के कटिहार जिले की करते हैं। यहां से भी बड़े हादसे की खबर है। दरअसल कमला नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नदी में डूबे 4 बच्चों का रेस्क्यू हुआ और नदी में नहाने गए थे 7 बच्चे। नदी में उफान आने से हादसा हो गया, तो नदी में 4 बच्चे डूब गए जिनका रेस्क्यू किया गया। नदी में उफान की वजह से हादसा हुआ, 7 बच्चे नहाने गए थे। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यहाँ रघुबीर नगर में आग से कोहराम मच गया। दिल्ली अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई। रिक्शा बैटरी विस्फोट में आग लगी है। दरअसल ई रिक्शा की बैटरी फटी, विस्फोट हुआ और अचानक से आग लग गई। गोदाम की पहली मंजिल में आग लगी थी। ये 4 घटनाएं हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल की, बिहार की, दिल्ली की। यहां पर अलग अलग हादसों की वजह से लोगों की जान चली गई है और सवाल यही है, कौन जिम्मेदार है? बढ़ते आगे और अब बात राजस्थान की करते हैं। स्कूलों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। सीजेपी की मुहिम के बाद स्कूलों में एंट्री पर रोक, बिना प्रिंसिपल की इजाजत के स्कूल में जाने पर रोक लगाई गई है। बिना लिखित आदेश के रिकॉर्डिंग भी संभव नहीं है। अलवर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि बिना प्रिंसिपल की इजाजत के, लिखित अनुमति के अब कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। रिकॉर्डिंग पर भी बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। बिना आदेश के रिकॉर्डिंग भी संभव नहीं है। अलवर में सीजेपी के हंगामे के बाद आदेश आया। तस्वीरों में आप सीजेपी के आशुतोष को देख रहे हैं, जिनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए थे और इसी वजह से अब राजस्थान के स्कूलों में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलवर के स्कूल में देखिए कैसे सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया था। नाराजगी थी, यहाँ टीचर्स की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, इसी बात पर हंगामा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? बिना इजाजत एंट्री पर, रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार का ये नया आदेश, स्कूल के बाहर भी इसको लेकर पोस्टर लगे हुए हैं, जिसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये आदेश क्यों दिया गया है। बिना इजाजत के, प्रिंसिपल के बिना इजाजत के अब अंदर नहीं जा पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सीजेपी की स्कूल वाली मुहिम क्या थी, किस वजह से यह आदेश सामने आया है और मामले की शुरुआत कहां से हुई थी। राजस्थान सरकार का नया फरमान, आदेश क्या है? स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री नहीं हो सकती, रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई गई है और बिना प्रिंसिपल की इजाजत के स्कूल में एंट्री बंद है। बिना लिखित इजाजत छात्रों को स्कूल में रिकॉर्डिंग नहीं करने की परमिशन, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बिना इजाजत के नहीं हो सकती रिकॉर्डिंग। स्कूल की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगा दी गई है और सरकार का आदेश क्यों आया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अलवर के एक स्कूल में पहुंच गए थे, जिसकी तस्वीरें अभी आप थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। स्कूल के कमरे की छत की पट्टी गिरने के बाद आशुतोष यहां पर पहुंचे थे। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद 3 महीनों में 7 नए कमरों के निर्माण का भरोसा दिलाया गया है। दरअसल अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर आवाज उठाई गई थी। प्रमुख तौर पर जिस बात का विरोध किया गया था वो ये था कि कमरे की छत की पट्टी गिर गई थी। इसी वजह से आशुतोष यहां पर पहुंचे थे और उनके नेतृत्व में सीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद कई वादे भी किए गए। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, क्या मामला बताया जा रहा है? ये तो हमने दर्शकों को बताया, लेकिन अब आगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि स्कूल
प्रबंधन की तरफ से भी कई वादे किए गए थे कि आने वाले समय में निर्माण को बेहतर किया जाएगा, और ये जो नया आदेश आया है सरकार की तरफ से, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये जो पूरा मामला है जो अलवर का जो आप बता रहे थे 14 अगस्त का मामला था, और उसके अगले दिन यानी कि जो है 15 अगस्त को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, और उस आदेश के तहत अब सरकारी स्कूल में आउटर जो लोग होंगे उनकी जो है जो एंट्री है ये पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। अगर वो एंट्री करना चाहते हैं और किसी से मिलना चाहते हैं तो पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, और ये जो आदेश है ये मीडिया पर भी लागू है। आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर का स्कूल है और यहाँ पर किस तरीके से ये चेतावनी के बोर्ड लगा दिए गए हैं। देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ वैधानिक चेतावनी एवं आदेश, और यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश जो है पूर्णतः यहाँ पर वर्जित है। आगंतुक जो भी बाहरी लोग आएंगे वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे, उसके साथ साथ फोटो, वीडियो, ऑडियो, लाइव स्ट्रीमिंग ये सख्त मना है। इसके साथ साथ में एक आदेश आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है साफ तौर पर ये जो है डूज एंड डोंट्स ये साफ तौर पर बताए गए हैं। ये आदेश का जो है जारीकर्ता माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान जो है बीकानेर है, और यहाँ पर जो है डायरेक्टर हैं ललित कुमार, इनका नाम लिखा हुआ है। इस तरीके का आदेश और ये पोस्टर हैं स्कूलों में लग चुके हैं। ये आदेश इसलिए जारी करे हैं क्योंकि सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है आशुतोष, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, एक अपील की थी पेरेंट्स से कि जो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उनके वीडियो बनाएं। अगर उन्हें कहीं भी अगर कोई भी कमी लगती है उसका वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर डालें। इस तरीके की अपील के बाद यानी कि एक दिन के बाद 24 घंटे के अंदर राजस्थान की सरकार ने ये फैसला लिया है, और उसके बाद में राजस्थान के ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जिसमें से एक जो सरकारी स्कूल है राजधानी जयपुर के बाहर में खड़ा हूँ, जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए, राजस्थान भर के जो ये स्कूल हैं सरकारी स्कूल, यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है। कोई भी जो लोग होंगे, बाहरी लोग होंगे, वो पहले रजिस्टर में एंट्री करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी मीडिया का जो कोई भी सदस्य या मीडिया कर्मी या फिर कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है बिना परमिशन के, बिना इजाजत के। ये फरमान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्वज जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात झारखंड की खबर की करते हैं। ये बड़ी खबर रांची से है, जहां छात्रों के आंदोलन के मामले में राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। छात्रों की मांगों को राहुल गांधी ने जायज बताया है। राहुल ने कहा प्रदर्शनकारी छात्रों से खुद सीएम सोरेन मिले। राहुल ने कहा छात्रों की चिंताओं का समाधान जरूरी है, छात्रों की आवाज सुनकर उचित कार्रवाई करें। यह भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि कल नाराज छात्रों ने राहुल गांधी और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंका था। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, इस पूरे मामले पर अब क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से पहले भी इस मामले पर एक ट्वीट सामने आया था, और अब तो उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज भी बताया है। तो क्या जल्द ही मुलाकात हो सकती है सीएम की इन छात्रों से? ये देखिए, राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई थी कि जंतर मंतर पर और झारखंड पर उनका दोहरा मापदंड है। इसीलिए राहुल गांधी लगातार मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते आए थे कि झारखंड के छात्रों के साथ है, जायज मांगों के साथ है, अहिंसा के साथ कोई आंदोलन अगर होता है तो वो छात्रों के साथ है। ऐसे में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत लिखा है। वहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक कमेटी बनाकर छात्रों से बातचीत शुरू की थी, उसके बावजूद छात्र नहीं माने हैं, लेकिन छात्रों की मांगे जायज हैं। ऐसे में अब आप खुद उनसे मुलाकात करिए और इस पूरे मामले को सुलझाइए। तो राहुल गांधी ने एक तरीके से जो उनका विरोध हो रहा था बीजेपी या कुछ छात्र संगठन के द्वारा, उसको मापने की कोशिश की है कि जिससे उसको ढाका जा सके और राहुल गांधी ये कह सके कि वो हर जगह छात्रों के साथ खड़े हैं। क्योंकि 22 अगस्त को राहुल गांधी का चौथा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम पुणे में होने वाला है, जहां वो छात्रों की मांगे उठाने वाले हैं। और खास बात यह है कि पुणे के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ छात्राओं को आमंत्रित किया गया, यानी छात्राओं की गूंज का कार्यक्रम पुणे में राहुल गांधी करने जा रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने खत लिखकर छात्रों के साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार जानकारी के लिए। तो आंदोलनकारी छात्रों से बात करेगी सोरेन सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। छात्र अपने सलाहकारों के साथ वार्ता के लिए जाएंगे। सीबीआई जांच,
जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं और छात्रों की तरफ से 18 अगस्त यानी कि कल तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। 20 अगस्त को कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव भी छात्र कर चुके हैं। आज हमारे जो झारखंड की युवा है वो जागरूक हुई है, तो वो जो डे 1 से देवेंद्र नाथ जी प्रोटेस्ट में है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव जरूर होगा। एक बात करना चाहता हूँ कि हेमंत सर, हम भी आपके बच्चे हैं, आइए हमारे बीच आइए सर, हम भी बहुत दर्द दूध देख के तैयारी करते हैं सर। आप 30 लाख 40 लाख जो अभी तिवारी जो सीट बेचे जा रहे हैं, आप हमारे बीच आइए सर, सुनिए हमारी बात। नहीं सुने जाएगी हमारी बात तो 18 तारीख को हम अल्टीमेटम दिए सरकार को, 18 तारीख के बाद नहीं मानेंगे। 20 तारीख को कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों के साथ हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। छात्रों के साथ अगर सरकारें संवाद नहीं करेगी तो ये देश गांधी और भगत सिंह दोनों का है। यदि हम अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सच के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह ने हमें ये भी सिखाया कि जहां अन्याय होगा, जहां पर गलत होगा, वो अन्याय को सहना भी नहीं है, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। ये गठबंधन की सरकार अगर ठगबंधन का काम करेगी तो छात्र यही काम करेंगे और आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है झारखंड में। पिछले बार 10 अगस्त को देखा, इस बार 20 अगस्त को फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं छात्र। तो हमारी मांगे सरकार को सुननी चाहिए। आप सुन रहे थे छात्रों को, उनकी तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है और 24वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। रांची में युवा क्रांति की आग बढ़ रही है। छात्र वर्सेस हेमंत सरकार, क्या मांगे की गई हैं? आंदोलन आज 24वां दिन है और आज भी प्रदर्शन जारी है। मांग क्या है ये जान लेते हैं। भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये साफ तौर पर छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, जेएसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इन परीक्षा में गड़बड़ी थी, इसलिए ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 2 वार्ता हो चुकी है, आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है। पहली वार्ता की बात करें तो 7 अगस्त को छात्र सरकार की वार्ता बेनतीजा साबित हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। दूसरी वार्ता 8 से 9 अगस्त, सरकार ने छात्रों की कुछ मांगे मानी थी, लेकिन उससे भी छात्र संतुष्ट नहीं। छात्रों का कहना कि भाई जो महत्वपूर्ण मांगे हैं 2% वो तो मानी ही नहीं गई हैं अभी तक। अब तीसरी वार्ता आज दोपहर 2 बजे का वक्त, जब सलाहकारों के साथ वार्ता का बुलावा दिया गया है और 18 अगस्त को, यानी कि अगर आज भी बात बेनतीजा रही, आज भी कोई बात नहीं होती है, सहमति नहीं होती है, तो अपनी मांग मानने की नई डेडलाइन 18 अगस्त दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है और इसके बाद 20 अगस्त को उग्र आंदोलन होगा। मांग नहीं मानी गई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे, ये छात्रों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। 20 अगस्त डिमांड पूरी होने तक घेराव का ऐलान किया गया है। अल्टीमेटम 18 अगस्त यानी कल तक के लिए दिया गया है और कहा गया है कि और उग्र प्रदर्शन हो सकता है। अशोक कुमार हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशोक, अब क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि छात्र तो लगातार आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी मांगे अभी तक नहीं सुनी गई हैं, नहीं मानी गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को और दूसरी ओर आज जो वार्ता होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण है? क्या लग रहा है आज की वार्ता में अब कुछ सहमति बन जाएगी? बिल्कुल, देखिए आज की जो वार्ता होनी है, जो रांची के मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में होनी है, पूर्व में भी उसी स्थान पर वार्ता हुई थी। झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों का डेलीगेट्स रहेगा और कहें कि आज की जो वार्ता है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अब तक जो छात्रों का प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, वो बेहद शांतिपूर्ण था, लेकिन अब छात्र कह सकते हैं कि वो काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और उनके द्वारा बताया गया है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जिस प्रकार से 10 अगस्त को हमने देखा था कि कैसा विधानसभा का जब घेराव हुआ था, काफी उग्र प्रदर्शन हुआ था और 18 अगस्त तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है, ऐसे में कह सकते हैं कि आज का जो वार्ता है वो काफी अहम है। सरकार पे भी एक तरह से कहें कि काफी प्रेशराइज है, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर की बात हो या छात्रों का जो आंदोलन है वो भी एक तरह से सरकार पर प्रेशर बन रहा है। पिछले 24 दिनों से जो छात्र है वो अनशन पर हैं, लेकिन बता दें कि जो 2 मुख्य मांग हैं जिस पर ये वार्ता विफल हुई थी पिछले बार, जिसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग। सरकार का ये तर्क है कि जो सीआईडी है, यानी झारखंड सीआईडी की जो जांच चल रही है वो काफी सही दिशा में चल रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते सहित 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार का ये कहना है कि छात्रों को सीआईडी पर भरोसा रखना चाहिए। हालांकि छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें निष्पक्षता के साथ सीबीआई जांच करवानी है। दूसरी जो प्रमुख मांग है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, इसके लिए आज बाकायदा छात्रों को यह कहा गया है कि आप अपने विधिक सलाहकारों को लेकर के आएं, आप लीगल एक्सपर्टीज को लेकर के आएं और ये बताएं कि आखिर जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए
तो उनकी जो ये मांग है उसके समर्थन में क्या तर्क है और कैसे इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो देखने वाली बात होगी अशोक। आज जब बातचीत होगी तो किन मुद्दों पर सहमति बनती है और किन मुद्दों पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन क्यों एक बार एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए मुख्यालय पर एनएसयूआई का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पहले अपडेट जान लीजिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया है। एनटीए बैन करने की मांग के पोस्टर और तख्तियां लेकर कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ता नेता गेट पर चढ़ गए तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री ने सबको डिटेन कर लिया। तो एनटीए मुख्यालय के पास जब प्रदर्शन हो रहा था, हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी वहीं मौजूद थी। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के आदेश के बाद में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, एनटीए को ध्वस्त करो कि तख्ती लेकर हाथों में आए हैं और किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो एनटीए ऑफिस जो है ओखला पर, उधर बाहर गेट पर जो है देखिए किस तरह से ऊपर गेट पर चढ़े हुए हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हुए हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात की गई। इसलिए देखिए कि धीरे धीरे एक एक करके जो है वो कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है और कुछ कार्यकर्ता इस वक्त गेट पर चढ़े हुए हैं। वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है और पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह से कार्यकर्ताओं को जो है वो लेकर जा रही है। वो देखिए आप साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता अपने आप से भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी गेट पर खड़े हुए हैं और किस तरह से उनको उतारकर दिल्ली पुलिस जो है वो उनको लेकर जा रही है कार्यकर्ताओं को। वो तस्वीरें आप देखिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेता जो है वो इस वक्त आए हैं प्रदर्शन करने के लिए और इनकी मांग है कि एनटीए को जो है वो बैन किया जाए। इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ता जो है हम आज एनटीए के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इस मांग के साथ शुरू से हमारी मांग ये है कि एनटीए को बैन किया जाए। किसी एक कर्मचारी को हटाने से कोई चीजें नहीं रुक जानी है। जो टेस्टिंग एजेंसी लापरवाह है, जो सही से पेपर नहीं करवा पा रही, हम शुरू से हमारी ये मांग थी। नीट का पेपर लीक हुआ, हमारी मांग थी कि एनटीए को बैन किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने पे मजबूर हुआ, उसी तरीके से हम चाहते हैं एनटीए को भी बैन करके एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाए जो निष्पक्ष रूप से अच्छे से पेपर करवा पाए। एनटीए ध्वस्त करने की मांग आज देश का युवा और छात्र लेके सड़कों पर उतरा है। वो देखिए ले जाते हुए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को ले जा रहे हैं। किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जा रही है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एनटीए ऑफिस के बाहर ओखला के पास, ओखला में जो ऑफिस है हेडक्वार्टर है एनटीए का, वहाँ पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं उनको यहाँ से जो है उनको हटाया गया है। किस कहाँ मिलेंगे? जिस तरीके से पुलिस बर्बरता के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को उठा के लेके जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हम छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन के कई कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरें देख रहे थे, डिटेन भी किया गया। बढ़ते आगे बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई टालने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई टालने का आदेश दिया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या आदेश दिया गया है, क्या पूरा मामला है? जी प्रगति, देखिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से आंशिक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था उसको फिलहाल जो 20 अगस्त को जिस पर सुनवाई होनी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक टालने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी उनको नोटिस जारी किया है। और अब इस मामले पर सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या अन्य किसी अथॉरिटी को भी हाई कोर्ट में रिपोर्ट नहीं सौंपने के लिए कहा है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को सीधे तौर पर ये आंशिक राहत मिली है और
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिप्पणी भी की है। सीजेआई ने कहा हमें लगता तो है अगर कोई कोर्ट निर्देश जारी करना चाहती है तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करे। साथ ही जस्टिस जयमाला बागची ने भी कहा कि अगर मामला इतना गंभीर है तो आपकी एजेंसी चुप क्यों रही, क्या आपको कोर्ट से बढ़ावा मिलने की जरूरत है। और यही वजह है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई थी उसको अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है और इस मामले पर एजेंसीज और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं उनसे जवाब तलब किया गया है। देखना ये है कि एजेंसीज की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। जी प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और बात एक और खबर की करते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान मॉडल अंतरा बनर्जी को गिरफ्तार किया गया है। टीटीई से सीट को लेकर बहस हो गई थी। इसी दौरान गिरफ्तारी। आरपीएफ की एएसआई पर हमले का भी आरोप है। स्लीपर के टिकट पर एसी में सफर कर रही थी। दहानू स्टेशन पर एफआईआर दर्ज हुई, जमानत भी मिली है। तो आरपीएफ की एएसआई पर हमले का भी आरोप है। टिकट मांगने पर अंतना बनर्जी गुस्सा हो गई। अंतरा बनर्जी ने नाराजगी जताई, बहस भी हो गई टीटीई से। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो मॉडल अंतरा बनर्जी को गिरफ्तार क्यों किया गया, आखिर गिरफ्तारी के पीछे कारण क्या है। 12 अगस्त को ट्रेन में सफर कर रही थी। अरावली एक्सप्रेस से सूरत जा रही थी। अंतरा के पास स्लीपर क्लास का टिकट था और वो एसी कोच की रिजर्व सीट पर बैठ गई। अंतरा सीट खाली करने के मुद्दे पर टीटीई से बहस करने लगी और टीटीई ने आरपीएफ के एएसआई जवान को बुलाया। इस बात पर अंतरा ने रेजर से अपना हाथ घायल किया। एएसआई पर भी हमला बोला। गर्दन पर घाव के आरोप हैं। अंतरा ने कपड़े भी उतारे और दहानू स्टेशन पर अंतरा को ट्रेन से उतार दिया गया। एफआईआर दर्ज की गई जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। बाद में मॉडल को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते आगे, एक्ट्रेस अनन्या राज की मौत पर पुष्टि हुई। करीब 1 महीने बाद परिवार ने पुष्टि की है। अनन्या के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बयान जारी। दिमागी और शारीरिक परेशानी से घिरी थी अनन्या। करीब 1 महीने बाद उनके परिवार की तरफ से पुष्टि की गई है। मौत पर पुष्टि। अनन्या राज की मौत को लेकर सवाल उठे थे। करीब 1 महीने बाद अब उनके परिवार की तरफ से मामले में पुष्टि की गई है। अनन्या के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। तो अनन्या राज की मौत पर परिवार ने क्या कहा है। 15 जुलाई की सुबह नींद में निधन हुआ। 1 साल से ज्यादा समय से बीमार चल रही थी। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थी। एक योद्धा की तरह अनन्या ने सामना किया, ये भी पोस्ट में जिक्र किया गया है। अनन्या एक मजबूत इरादों वाली लड़की थी। अनन्या राज रानी की तरह जीती थी। जो खालीपन आया उसे हमेशा महसूस करेंगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, ये भी इस पोस्ट में लिखा गया है।